हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के अध्यायवार सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे। जो सिलेबस में जितने भी अभी तक टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग व्याख्या सहित कवर करेंगे दोस्तों आज। दोस्तों, आप लोग विषय सूची देख सकते हैं और हमारा अभी ये वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम सेकंड कवर करेंगे दोस्तों। वॉल्यूम फर्स्ट में शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पूरा हम लोग कवर करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, जिसके हर टॉपिक को भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे ABCDEF। तो हम लोगों का ई तक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और एफ टॉपिक अभी चल रहा है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक्स अच्छे से दोस्तों कवर करेंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस बना ली हैं और जितने भी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशंस है वीडियो की वो भी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग 500 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 501 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, दिसंबर के यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। जिसका भी 1-2 नंबर से या 1-2 क्वेश्चन से रह गया है, तो वो लोग अपने आप को डिमोरलाइज ना करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। जून का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। एनटीए ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और उसमें डेट भी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। 10 जून से 21 जून तक के बीच हमारे एग्ज़ाम्स होंगे यूजीसी नेट के। तो जो लोग 1-2 नंबर से या थोड़े नंबर से, या जो लोग अभी स्टार्ट भी करना चाहते हैं, सबके लिए काफ़ी टाइम है। आप लोग अच्छे से डेली अगर रूटीन बना के अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। और दोस्तों, हम लोग 2 बुक्स जो कवर करेंगे, इसमें सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा पीवाईक्यू सहित, और इससे अच्छे से एनालाइज भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके बाहर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस इसका रिवीजन अच्छे से करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? तो नंबर 1 है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन। नंबर 2 है वर्तमान साहित्य की समीक्षा। नंबर 3 है प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना। और नंबर 4 है प्रारूप का पुनरीक्षण। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन सही है। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्नावली गुड और हॉट 1952 के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। कर्लिंगर 1978 ने प्रश्नावली के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रायः ऐसे किसी भी यंत्र के लिए प्रश्नावली शब्द का व्यवहार किया जाता है जिसमें ऐसे प्रश्न या पद होते हैं जिनके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तर प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों पदों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी प्रश्नावली का संबंध अधिकांशतः एक स्वप्रकाशित यंत्र से रहता है जिसमें बंद या निश्चित विकल्प वाले प्रश्न ही रहते हैं। प्रश्नावलियों का उपयोग प्रदत्त संकलन या सूचना संकलन के लिए किया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग निरीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि के साथ पूरक विधि के रूप में किया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली का उपयोग मतों, अभिवृत्तियों और रुचियों के अध्ययन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। नंबर 1 है यह आंकना कि विद्यार्थियों में किसी भी इकाई में सफलता प्राप्त करने संबंधी जरूरी पूर्वापेक्षी कौशल मौजूद है या नहीं, या फिर यह जानना कि क्या योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं। दूसरा नंबर है
विद्यार्थियों के अधिगम को मॉनिटर करना और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के दूर विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए निरंतर प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। तीसरा नंबर है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, चाहे वे स्थायी हो अथवा आवर्ती। चौथा है ग्रेड देना। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। नंबर 1, यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। नंबर 2, यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। नंबर 3, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। नंबर 4, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात इसे अधिक व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों को बार बार बताता है, ताकि उन्हें अपने आप को समझने और सुधारने का बेहतर अवसर मिलता रहे। यह शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराता है, ताकि वे अपने शिक्षण संबंधी कार्यनीतियों में सुधार कर सके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। नंबर 2, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। नंबर 3 है शिक्षक की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। नंबर 4, शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों, केवल 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि आवधिक। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी आमने सामने इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का सही होगा प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। बी होगा संकलनात्मक मूल्यांकन, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका हो जाएगा नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। और डी है मानक और निकष संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका सही हो जाएगा किसी समूह और कुछ संदर्भित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, और तर्क दिया गया है संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना है, जिससे वे अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकें। इस प्रकार यह अधिगम सीखने की गति को त्वरित बनाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह मालूम करना होता है एक विशेष अवधि पूर्ण होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोनों ही मूल्यांकनों के उद्देश्य अलग अलग हैं एवं दोनों ही समान रूप से विश्वसनीय हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। तो ए दिया गया है शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। बी है शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सी है शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। डी शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेशों को स्पष्ट करता है। और ई है छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल में अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। और एफ है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है।
तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, डी और एफ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आकलन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है निर्माणात्मक मूल्यांकन और नंबर 2 है योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने का आकलन भी कहा जाता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, निर्माणात्मक मूल्यांकन से छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में मदद करेगी। नंबर 2 है निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया करने के बाद सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देता है। नंबर 3, निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेशों को स्पष्ट करता है। नंबर 4, शिक्षक प्रश्न उत्तर प्रश्न सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। और नंबर 5 है निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्रों को आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति के लिए मार्ग बनाता है। नंबर 6 है यह नैदानिक और सुधारात्मक है। और नंबर 7, यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान है। और नंबर 8, यह छात्रों को स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत खराब है और गला भी थोड़ा खराब है, तो कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं दी गई हैं। तो इसका ए है इसका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है। बी है इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। सी है इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और डी है इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। ई, मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक तथा अनुदेशनोपरांत घटित होता है। एफ, या शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। इनमें से कौन कूट निर्माणात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, डी एंड एफ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान उसका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन के तहत प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई और उस कमी को जानकर सुधार किया जाता है। शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं निम्न है। बी, इसका उपयोग क्षमता गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है और यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी अथवा उत्तर कूट का चयन कीजिए। नंबर 1 है परीक्षा सत्र को आयोजित करना। नंबर 2 है शिक्षणोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना। नंबर 3, प्रभुत्व परीक्षण करना। नंबर 4 है चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नंबर 5 है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। नंबर 6 है पंचपदीय स्केल पर छात्रों के निष्पादन की ग्रेडिंग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई माप की सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है। इसके मापन की एक विधि में निम्नलिखित में से किसका परिकलन किया जाता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोई माप किस सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है? इसके मापन की एक विधि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता ज्ञात करने की परीक्षण पुनः परीक्षण विधि सर्वाधिक सरल एवं स्पष्ट विधि है। इस विधि में परीक्षण को 2 बार छात्रों के किसी समूह पर प्रशासित किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षण के प्रथम प्रशासन तथा परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंक। यदि हमें स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो हम रैंक प्रकार के आंकड़ों का उपयोग करेंगे। कभी कभी शोधकर्ता को अपने शोध से दोनों चरों पर आंकड़े क्रम सूचक मापनी पर प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थिति में घूर्णन आघूर्ण विधि द्वारा अर्थात पियर्सन आर द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कोटि अंतर का उपयोग करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठ्यचर्या का परीक्षण एक निश्चित निष्कर्ष जिसे निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहते हैं, अथवा एक सामान्य वितरण जिसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, जैसे एक मानक के संबंध में किया जा सकता है। साधारणतः भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणामों का प्रयोग पाठ्यचर्या के 2 सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, नंबर 2 भेदक अभिक्षमता परीक्षण, नंबर 3 विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या उनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिक्षमता परीक्षण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या उनको किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करेंगे और सभी प्रकार के प्रवेश परीक्षाएं अभिक्षमता परीक्षण के ही अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, अधिगम एवं अधिगम कर्ता, लर्निंग एंड लर्नर्स। ये जी टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग जो पिछली वीडियोस हैं और पिछले क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं उनका अच्छे से रिवीजन दोस्तों करते रहिए।